Hello friends, welcome back to my YouTube channel Renu Mittal Coaching Classes. How are you all? आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कंडीशंस एंड वारंटीज, राइट? क्या कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटीज क्या होती हैं? सो लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड वारंटीज, राइट? A stipulation in a contract of sale with reference to the goods which are subject matter thereof, right? कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जिसमें कि हम लोग गुड्स की रेफरेंस में क्या करते हैं, एक स्टिपुलेशन अटैच कर देते हैं, मे बी ए कंडीशन और ए वारंटी, राइट? वो या तो कंडीशन होती है या क्या होती है, वारंटी होती है. All the stipulations in a condition of contract are of not equal importance, right? कि सारी जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्टिपुलेशंस होती हैं, कहते हैं उनकी वो इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती. सम ऑफ देम आर एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिनको कि हम कंडीशंस बोलते हैं, एंड सम आर कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर कॉल्ड वारंटीज, राइट? कि जो तो एसेंशियल होती हैं मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो उनको क्या बोला जाता है, वो होती हैं हमारी कंडीशंस. एंड जो कि कोलेट्रल होती हैं, कि अगर वो ना भी हुई तो भी हमारा मेन पर्पस क्या है, रुकेगा नहीं, वो क्या होती हैं, वारंटीज होती हैं. नाउ अब हम इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, ब्रीफली समझते हैं कि क्या होता है. कंडीशंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइंस अ कंडीशन एज a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives right to treat the contract as repudiated, right? कि एक ऐसी स्टिपुलेशन जो कि मेन पर्पस के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है उसके साथ बहुत इसेंशियल है, एंड अगर हम उसको ब्रीच करते हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रेपुडिएट हो जाएगा. In other words, if an express stimulation is a part of the contract, that is, its fulfillment is essential to be completed, it is deemed to be a condition, right? कि अगर कहते हैं एक एक्सप्रेस स्टिपुलेशन की हमने खुद एक्सप्रेस कर दिया कि हमें ये वाली कंडीशन चाहिए, और उसकी फुलफिलमेंट अगर कंप्लीट, मतलब ज़रूरी है कि कंप्लीट होनी चाहिए, फुलफिलमेंट उसकी होनी चाहिए, तो वो क्या मानी जाएगी, कंडीशन मानी जाएगी. If the condition is not met, the aggrieved party is entitled to terminate the contract, right? कि अगर condition in case नहीं fulfill हुई तो जो aggrieved party होगी वो क्या कर सकती है, contract को terminate कर सकती है. It may well be said that condition is the foundation of the edifice of a contract of sale. The moment it is broken, the whole edifice collapses and the contract terminates. Right? Right? Now, what are the essentials of conditions? फर्स्ट वन इज इट इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या है, मेन पर्पस के लिए इसेंशियल है. द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन causes irreparable damage to the aggrieved party which would defeat the very purpose for which the contract is made. कि अगर हम लोग कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो इससे क्या होगा, इरिपेरेबल डैमेज, जो कि जिसको कि रिपेयर नहीं किया जा सकता, फुलफिल नहीं किया जा सकता, पे नहीं किया जा सकता एग्रीव्ड पार्टी को, जिसकी वजह से जो हमारा वेरी पर्पस, जो मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का, वो ही क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा. The breach of a condition gives a right to the aggrieved party to rescind the contract and recover the damages for breach of condition. कि अगर हम कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है, राइट? सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ कंडीशंस. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वारंटी. वारंटी क्या होती है? According to section 12 subsection 3, a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, right? ये ऐसी stipulation है जो कि main purpose के लिए essential नहीं होती बल्कि collateral होती है. The breach of which gives rise to a claim for damages but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, damages को claim कर सकते हैं, but हम अपने goods को क्या करते हैं, reject नहीं कर सकते और contract को terminate नहीं कर सकते. It is clear from the definition that warranty is not an essential object of the contract. It only helps expedite
द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कि वारंटी जो है इसेंशियल ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, बट ये क्या करती है, हेल्प करती है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को इजीली एग्जीक्यूट किया जाए। क्लियर। नाउ व्हाट आर द essentials of warranties? फर्स्ट वन इज इट इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की मेन पर्पस के साथ कोलेट्रल रिलेशन होता है। द ब्रीच ऑफ वारंटी कॉजेज डैमेजेस टू द एग्रीव्ड पार्टी एंड डज नॉट डिफीट द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर हम वारंटी को ब्रीच करते हैं तो इससे क्या होगा, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, डैमेजेस को क्लेम कर सकती है, बट उनका जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिफीट नहीं होगा। द एग्रीव्ड पार्टी कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी बट कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। की जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, डैमेजेस को क्लेम कर सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकती। क्लियर। इफ द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वायलेटेड द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स, राइट। कि अगर कंडीशन कहते वायलेट की जाएगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, to refuse the goods and if he has already paid for them to recover the price। कि अगर कंडीशन हम वायलेट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। जो इंजर पार्टी होगी, जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है एंड ऑल्सो कैन रिफ्यूज द गुड्स। एंड अगर इन केस उन्होंने पहले से ही पेमेंट कर दी है उस चीज़ की, तो वो अपना प्राइस भी क्या कर सकते हैं, इजीली रिकवर कर सकते हैं। But if the warranty is violated, the contract does not terminate. Only the aggrieved party can file a suit for recovery of damages only. बट अगर वारंटी वायलेट की जाती है तो उस केस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट नहीं होगा, बट जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, ओनली क्लेम डैमेजेस। क्लियर। नाउ डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन एंड अ वारंटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेचर? कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्ट, वाइल वारंटी क्या होती है, विच इज कोलेट्रल टू द मेन ऑब्जेक्ट। consequences of breach, the breach of condition gives the aggrieved party to repudiate the contract and claim damages फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी। कि वो अगर कंडीशन को हम ब्रीच करते हैं तो एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है एंड डैमेजेस क्लेम कर सकती है। बट ऑन द अदर हैंड, the breach of warranty does not entitle the aggrieved party to repudiate the contract and only entitles the aggrieved party a right to claim damages from the other party। कि दूसरी पार्टी से only damages claim कर सकती है rather than कि contract को terminate कर सकती। Legal effect, the contract ceases to be legal on the breach of condition whereas a breach of warranty does not have any legal effect on the contract। कि अगर हम कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो उस केसेस में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ वारंटी डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट। ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट, इन द केस ऑफ कंडीशन a breach of condition can be treated as a breach of warranty as an option on the part of the aggrieved party and the aggrieved party can only be compensated by damages it receives from other party, whereas in breach of warranty there is no such option available to the aggrieved party, that is breach of warranty can never be treated as a breach of condition। राइट कहते हैं अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम लोग ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाए तो एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है, ओनली डैमेजेस क्लेम कर सकती है, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्लियर। Now, express and implied conditions and warranties. Express conditions and implied conditions क्या होती है? The conditions or warranties of a contract may be express or implied. The conditions and warranties that have specified by the parties in express words, either spoken or written, at the time of making the contract आर कॉल्ड एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज। की जो हम वर्ड्स के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, नोटिस के थ्रू अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या होती है, हमारी एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज आर द वंस दैट आर एप्लीकेबल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
कि ये हमारे जो इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज कैसे पता लगती है, हमारे कंडक्ट से पता लगती हैं. These are the conditions and warranties which do not form a part of the contract of sale at the time of contract between the parties, right? But they automatically come into existence by operation of law. कि by operation of law ये खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, exist कर जाती हैं. In the case of implied conditions and warranties, the purpose of the law is to infer the intention of the parties when making the contract, because in the absence of a contract to contrary, such warranties and conditions are deemed to be a part of the contract, right? कि जो पर्पस होता है लॉ का इन केस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, कि जो इंटेंशन होती है पार्टीज की व्हेन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता बट उनके जो कंडक्ट से पता लग जाता है, तो वो क्या बन जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाती हैं, राइट? क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट. नाउ implied conditions. A contract of sale has the following implied conditions. First one is condition as to title. Subject to the contrary intention, there is an implied condition on the part of the seller that in the case of sale, he has the right to sell goods, and that in the case of an agreement to sell, he will have a right to sell the goods at the time when the प्रॉपर्टी इज टू पास. दिस इज द कंडीशन एज टू टाइटल, राइट? कि अगर नॉर्मली सेल हो रही है तो उसके पास क्या होता है, सेलर के पास राइट होता है कि वो अपनी गुड्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है. बट अगर एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके पास राइट होगा सेल करने का व्हेन, जब प्रॉपर्टी उसके पास आ जाएगी, राइट? कि जब गुड्स और एक्चुअल प्रॉपर्टी उसके पास होगी तो उस टाइम पे वो सेल कर सकता है. बट अगर हम ओनली सेल की बात करें तो सेलर क्या है, सेलर के पास पूरा राइट होता है कि वो अपनी गुड्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है. दिस इज कंडीशन एज टू टाइटल. कि कंडीशन कैसे लगी कि अगर हमारे पास टाइटल होगा गुड्स का तो ही हम जो सेलर है वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन. Where goods are sold by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description given by the seller. That is, the goods must be what they are described to be of. कि goods क्या है, sold by description means कि अगर हम सेलर, फॉर एग्जाम्पल कि सेलर से हमने मैगी मांगी, राइट? अभी सेलर को हमने बोला है कि हमें मैगी चाहिए, बट वो अगर हमें मैगी की जगह पे नूडल्स दे रहा है, राइट? सो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज हमारा इम्प्लाइड कंडीशन क्या थी कि हमें क्या चाहिए, मैगी चाहिए, राइट? तो सेलर क्या करेगा, सेलर को भी हमें अगर मैगी, हमारे ऑर्डर में मैगी चाहिए तो सेलर का फर्ज बनता है कि वो भी हमें मैगी ही सेल करेगा, राइट? अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन. If the description of the article tendered is different in any respect, it is not the article bargained for and the other party is not bound to take it, right? कि अगर हम सेलर हमें नूडल सर्व कर रहा है, हमें चाहिए थी मैगी, बट हम बाउंड नहीं है कि हम लोग इसको एक्सेप्ट करें, हम लोग इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. If the sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk of the goods shall correspond with the sample. If the goods do also correspond with the description, in other words, there is an implied condition that the goods shall correspond both with the sample as well as with description, right? कि अगर कहते फॉर एग्जांपल सेल हम कर रहे हैं सैंपल की थ्रू एंड एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के थ्रू, अगर हमें बल्क में गुड्स चाहिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो गुड्स होंगी वो कॉरेस्पॉन्ड करेंगी विद द सैंपल. बट कहते हैं यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन क्या हो जाती है कि जैसा आपने हमें सैंपल दिखाया है हमारी गुड्स भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, राइट? कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. Subject to the provisions of this act and of any other law for the time being in force, there is no implied condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under the contract. The buyer must examine the goods thoroughly before he buys.
राइट कि यहाँ पे कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। जो बायर होगा वो गुड्स को खुद चेक करके अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन से लेके जाएगा, राइट। Conditions as to merchantability. There is always an implied condition in a contract of sale that the goods purchased should be of merchantable quality. राइट कि जिस क्वालिटी के गुड्स चाहिए उस क्वालिटी के गुड्स ही होने चाहिए, सेलेबल गुड्स क्वालिटी होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू अप्लाई द implied condition, the following requirements: the goods should have been bought by description from a seller who deals in the goods of that description, right। कि goods कहते कैसे ली जानी चाहिए, description के थ्रू ली जानी चाहिए एंड ऑल्सो उस पर्सन से ली जानी चाहिए जो उस description of goods से डील करता हो। क्लियर। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल। In a contract of sale by sample, there is a term in the contract, express or employed, that the bulk of the goods shall be equal to the sample, right। कि यहाँ पे implied condition होगी कि जो सैंपल हमें दिखाया जा रहा है, हमारी जो सेल ऑफ गुड्स है वो भी उससे क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। that the bulk shall correspond with the sample in quality मैच करनी चाहिए। that the buyer should have reasonable opportunity of comparing that bulk with the sample की buyer को opportunity मिलनी चाहिए कि वो sample को compare कर सके अपनी actual goods से जो उसको deliver हुई हैं। that the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable which would not be apparent on a reasonable examination of the sample। कि goods जो है वो फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होनी चाहिए कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। An implied condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by custom or usage of trade. If an order for goods is placed with the manufacturer, तो ये इम्प्लॉयड कंडीशन होगी हमारी कि गुड्स क्या होनी चाहिए, सप्लाइड मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर एंड नॉट प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर्स, राइट। कि अगर हम किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हमें पता, हम जो उस मैन्युफैक्चरर का ये राइट होगा, सॉरी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि जो वो खुद मैन्युफैक्चर करके हमें देगा रेदर देन कि वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से लेके हमें सेल करेगा, राइट। कंडीशन एज टू होलसमनेस। When the goods are eatables and other provisions, in addition to the implies conditions as to merchantability, there is another condition that the goods should be wholesome. That is, the article should be fit for consumption and are not injurious to the health of the consumer. कि जो हमारी गुड्स होनी चाहिए वो होलसमनेस में होनी चाहिए कि वो कोई भी कंज्यूम कर सकता है, उससे किसी की हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती हैं? इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन। According to section 14 subsection 6, the contract of sale has an implied warranty that the buyer has the right to quiet and peaceful possession of the goods, which implies that when the buyer has received the possession of the goods, he has the right to use and enjoy them, right। कि अगर बायर के पास उसकी गुड्स पहुंच चुकी हैं तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो उनको जैसे मर्जी यूज कर सकता है। The implied warranty of quiet possession is a warranty against disturbance of possession. On breach of this warranty, the seller is liable to the buyer in damages. राइट कि अगर वो अपनी पोजेशन में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो उस केस में सेलर क्या है, लाइबल है कि वो बायर को बायर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, इम्प्लाइड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम चार्ज और एनकम्बरेंस। There is an implied warranty on the part of the seller that the goods are free from any charge or encumbrance. A breach of this warranty will occur when the buyer discharges the amount of encumbrance. On breach of this warranty, the remedy of the buyer is to sue for damages, right?
कि अगर कहते सेलर गुड्स जो भी डिलीवर करेगा वो किसी भी इनकम्बरेंस और चार्ज से फ्री होनी चाहिए, राइट। कि अगर कहते बायर ये वाली वारंटी को ब्रीच करता है या फिर जो भी उसकी कैरेज की अमाउंट है या कोई और डैमेजेस हैं उनको पे करने से मना करता है, तो बायर क्या है, डैमेजेस के लिए स्यू किया जा सकता है। क्लियर। सेलर क्या है, बायर को डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है। क्लियर। Next, implied warranty annexed by usage of trade. A warranty as to fitness for a particular purpose may be annexed to a contract of sale by custom or usage of trade. Right? कि किसी particular purpose के लिए जो goods अगर उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ की जा रही हैं तो फिर क्या होता है कि बायर को राइट होता है कि वो उनको जैसे मर्जी यूज़ कर सकता है जब उसके पास पोजेशन आ जाएगा। क्लियर। Implied warranty to disclose dangerous nature of goods. If the goods are easily destroyable or dangerous to handle, it becomes the duty of the seller to forewarn the buyer of the danger in handling such goods so that the buyer takes specific care in their usage. Otherwise, he will liable in damages. Right? कि अगर goods कोई harmful nature की हैं तो this is the duty of the seller to warn the buyer, right? And so that he can take care of his goods. Clear? Moving to next. Next आ जाता है हमारे पास doctrine of caveat emptor. Doctrine of caveat emptor. As a general rule, the doctrine of caveat emptor or buyer beware is applicable in a contract of sale unless the contract does not specify anything to the contrary. Right? कि यहाँ पे डॉक्ट्रीन ऑफ कैवेट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बीवियर, कि बायर को हमने बीवियर करना है कि वो जब भी सेल करेगा या कुछ भी उसकी गुड्स के अकॉर्डिंग तो उसको हर चीज़ की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। Caveat emptor means let the buyer beware. That is, in a contract of sale, the seller is under no obligation to reveal unflattering truths about the goods sold, and that ordinary a business must buy goods only after satisfying himself of their quality or fitness. Right? कि सेलर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जो भी मतलब हर चीज़ गुड्स के बारे में क्या करे, सेलर को डिस्क्लोज करे, रेदर देन बायर खुद अपने सेटिस्फेक्शन से जो है गुड्स को परचेज करेगा। राइट। इफ ही मेक्स अ बैड चॉइस ही कांट ब्लेम द सेलर एंड क्लेम डैमेजेस। राइट। कि अगर गुड्स अच्छी नहीं निकलती तो और उसकी चॉइस लाइक अच्छी नहीं निकलती तो वो सेलर को डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, it is not a part of the seller's duty in a contract of sale to give to the buyer an article suitable for a particular purpose unless such purpose is made known to the seller. Right? According to section 16 of the Sale of Goods Act, endorses this doctrine when it lays down there is no implied condition or warranty in a contract of sale about the quality or suitability of the goods transferred under the contract for specific requirements. Right? In other words, the seller is not bound by any implied condition in a contract of sale about the quality and usability of goods, and the entire responsibility किसके पास होती है, बायर के पास होती है। कि सेलर का कोई हक नहीं है, सेलर कोई इज नॉट बाउंड बाय इम्प्लाइड कंडीशन कि कैसी गुड्स की क्वालिटी है, क्या उनकी यूसेबिलिटी है। जो बायर है उसको खुद पता होना चाहिए कि वो कैसी गुड्स परचेज कर रहा है और उसकी क्या यूसेज होने वाली है। क्लियर। एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर। नाउ अब इसके क्या एक्सेप्शंस है कि कहाँ पे हम सेलर को क्या कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं। इफ दिस लॉ इज एडहर टू स्ट्रिक्टली टू लेटर देयर वुड बी मैनी बायर्स हु वुड बी पुट टू ट्रबल। राइट। Every buyer is not clever and he has a skill to evaluate the goods in terms of quality and suitability. So therefore some exceptions to this rule are, first one is where the buyer relies on the skill and judgment of the seller.
कि जहाँ पे बायर कहते हैं सेलर की स्किल और जजमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, कि बायर ने बोला कि मैं आप पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ, आपके बेसिस पे मैं मतलब आपके ट्रस्ट पे मैं ये गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये डिलीवर कर दिए, तो उस केस में डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर विल नॉट अप्लाई. The doctrine of caveat emptor will not apply and the seller will be held liable for breach of implied condition as to quality or fitness of the goods. Right? If the buyer has known to the seller the particular purpose for which he required the goods or how he intends to use them, the buyer has relied on the skill and judgment of the seller who deals in such goods. कि अगर बायर जो है अपनी यूसेज अपनी मतलब अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट्स सेलर से डिस्कस करेगा, तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट द बायर. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मर्केंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स, where the goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, then there is an implied condition that goods should be of merchantable quality. But if the buyer has examined the goods, there is no implied condition which such examination ought to have revealed. Right? कि अगर कहते गुड्स बॉट बाय डिस्क्रिप्शन हो रही हैं, तो उस केस में बायर खुद रिस्पॉन्सिबल है, बट सॉरी सेलर रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर बायर ने वो गुड्स थॉरली चेक कर ली हैं, तो उस केस में बायर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल. क्लियर? नेक्स्ट, कंसेंट बाय फ्रॉड. The doctrine of caveat emptor shall not apply to those all purchases which have been made by a buyer under a contract where his consent was obtained by the seller by fraud. कि जहाँ पे सेलर ने बायर से जबरदस्ती परचेजिंग करवाई हो, उस केस में डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर विल नॉट अप्लाई. क्लियर? नेक्स्ट, यूसेज ऑफ ट्रेड. An implied condition or warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. कि अगर आगे ट्रेडिंग पर्पस के लिए हमने गुड्स को यूज करना है, तो उस केस में भी सेलर की इम्प्लाइड कंडीशन होगी कि वो उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स क्या करे, सेल करे. नेक्स्ट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन. When the sale of goods is made by description, then this is an implied condition and the caveat emptor doctrine is not applicable. Right? Next one is sale under a patent or a trade name. In the case of contract for the sale of specified article under its patent or other trade name, then there is no implied condition that the goods shall be reasonably fit for any particular purpose. Right? कि जहाँ पे पेटेंट और यहाँ ट्रेड नेम के अकॉर्डिंग हम लोग कोई आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी कि गुड्स क्या है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट होंगी. क्लियर? एंड बायर कैन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल सेलर फॉर दिस. क्लियर? So this is it for today's video. Please do like, subscribe and share my videos. Renu Mittal coaching classes. Thank you so much for watching.